राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए गुनाहों का देवता। शुरू करते हैं हम पार्ट 3। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों की शादी ब्याह के झंझट में ना फंसना पड़े और इसी तरह हमारा जीवन कट जाए तो एक दूसरे के साथ कितना मजा आएगा। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या, मैं तो सोचती हूँ गेसु कभी ब्याह ही ना करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुरा कर बोली, अरे अब ऐसी भोली ना हो तुम रानी। ये सवाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेंगी, जोगन बनेंगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को तोहमत क्यों लगाती है? मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या, फिक्र तो तुम अपनी करो, ब्याह नहीं करोगी। मैंने सोचा था हम लोग ब्याह नहीं करते तो लेटकर बादल देखते साथ में, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाएगी, बस फूफी जान कि यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात चला रही थी उनसे, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर में रोशनी छा जाती है, गेसु ने बहुत भोलेपन से कहा। बे तो तेरे चाचा जात है ना, उससे तो पहले से ही तेरी बोलचाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ, अच्छी तरह से, मौलवी साहब हैं और हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे, और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठकर खड़ा करते थे। गेसु कुछ छेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की कितनी विचित्र शुरुआत, मैंने कहीं नहीं देखी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पकड़कर कौन सा सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इसमें क्या होता है। खैर ये सब तो बातें हैं, जाने दे सुधा, जब तू ब्याह करेगी तो तुझे पता चलेगा। जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहरी रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान में टॉप्स चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो किसने दिए होंगे? क्यों? गेसु ने शर्माकर सिर हिलाकर कहा। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर हैं। वाह वाह। क्यों गेसु, तूने सचमुच में कमल देखे हैं क्या? ना, मैंने ना देखे हैं। असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना, ऊंचाहार के पास एक गांव में बुआ रहती थी, उनके साथ रहती थी। बचपन में मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं से की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे पोखरे में बहुत सारे कमल थे। रोज़ शाम को भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती, और बुआ से घर एक लंबा सा कोट लेकर गालियाँ देती हुई आती थी। मुझे पकड़ने के लिए एक लंबा सा सोटा लेकर आती थी। जहाँ वह किनारे पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूब जाएंगे बुआ। तो वो मुझे रबड़ी मलाई का लालच देकर वहाँ से निकाल लेती थी, तो मैं निकलती थी। तुमने भी कभी ऐसा किया है क्या? तुमने देखी है क्या हमारी बुआ? ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं, सुधा ने गेसु से कहा। इधर बहुत दिनों से आई हो ही नहीं है वो। आएंगी तो दिखाऊंगी जरूर तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी है, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी, हाजिरी कट ही गई, अब बैठो, गेसु ने सुधा से कहा। यहाँ बातचीत करें आराम से, सुधा ने अलसाए हुए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमदाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी अरसोही अंगड़ाई ना लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत बेहद छेपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली।
लो, तुम तो मजाक समझती हो, एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनो। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रिदायतगी का माने अंधेरे की चादर और खावे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात बीतती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तू क्यों नहीं सीख लेती उर्दू? गेसु ने कहा। चाहती तो बहुतों पर निभ नहीं पाता, सुधा बोली। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुम्हें शेर सुनवाए। यह ले, तेरी मोटर आ गई। सुधा उठी और अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचककर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा, वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी, सुधा बोली। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है, घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर ना हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भले मालूम नहीं देती थी, धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नीलगांठे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छां में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी हुई थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक तेजी से नाजुक से डोरे से उलझ सुलझ रही थीं। हल्के बादामी रंग की इतराई की लहराती हुई धोती पहने हुई थी। नारंगी और काली तिरछी झारियों का फलक किया चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा हुआ एक पफ। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई रंगीन तितली आकर बैठ गई हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहरे बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नीलकांटे की टहनियां उनको सुनहरी लहरें समझकर अटखेलियां खेल रही। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशियां बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया। डॉक्टर शुक्ला के पास स्टडी रूम में बैठक में कमरे के कहीं भी डॉक्टर शुक्ला जब नजर नहीं आए तो हारकर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या आकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं है। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाहें उठाए हुए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा, चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता है। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उसके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है। मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे अभी। कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब निबंध आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं बोलती हो? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज ही बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत मुझसे। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चिढ़ाएंगे, नहीं तो तुम्हारी पूजा करेंगे क्या? चंदर बोला। हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो। चंदर ने उसे लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात बहुत गंभीर है।
सुधा, अब उसने दुलार से पुकारा, सुधा। सुधा ने कुछ भी नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिरा दिए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी क्या? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो पगली? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हमें नाराज भी नहीं होंगे क्या? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं चलेगा। अपने को जाने क्या समझते हैं? सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदन ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछी जाती हो? तुम तो आए नहीं तो किससे पूछ कर जाती? जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदन ने कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हमें कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं क्या? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी और मौके पर चली जाना, चंदन ने सुधा से कहा। हाँ चली जाना, तुम्हें कहते क्या लगता है गेसू ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो, मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से। अरे भूल गए क्या? अच्छा आज देखो, कहेंगे 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 नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग, समझे कहीं के? अच्छा अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे। ठीक, अच्छा याद आया, विशरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की जरूरत भी है। चंदन ने छुटकारे का कोई रास्ता ना पाकर कहा। आज दोपहर को जरूर से, सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। लो पापा आ गए, नहाकर जाओ। चंदन उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूल काय से थे। वे बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापक, और उम्र के साथ साथ ही नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसिंग में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इनमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ तब से फाइल्स विभाग में उसे बड़े ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था। डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश आ जाएंगे, तब चाहे कुछ काम करे अपनी व्यक्तिगत जीवन में। डॉक्टर शुक्ला अंतविरोधियों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में कोई ऐतराज न था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्हें सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया और कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ गए थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखो तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की है? अच्छी है वह, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। अभी शादी नहीं हुई उसकी? मैंने तो सोचा वह मिले ना मिले। अच्छा, वह लड़की अच्छी है।
नहीं, वह यहीं है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे तो अकेले रहती होगी। नहीं, वह नहीं, अपने भाई के साथ रहती है, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया। सहसा सुधा बोली, अच्छा बेटी, अच्छा चंदन, मैं पूजा कराऊं जल्दी से, तुम चाय पी लो। जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चार्ट, जरा उसको ठीक तो कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठकर कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू कर दी। इतने में सुधा कमरे में दाखिल हुई। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़ी सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते हुए पूछा। बड़ी अच्छी चीज है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी, एक खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से चंदर से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नानखटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे तस्तीर में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लगा लिया, इतनी बड़ी हो गई हो, सावर नहीं है तुम्हें? चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाई हूँ, फिर ये सक्रिय होते हैं कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते तुम्हारे लिए तो लाए हैं, और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नून दो, अंधा कहे मेरी दोनों फोड़नी, सुधा ने कहा। हाथ में तो स्याही लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा, सुधा ने चंदर से कहा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के साथ का खाते होगे, थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर, और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पहुंच दिए स्याही के, और बेतकल्लुफी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस सब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पहुंच दी तो मुंह बिगाड़ रही हो, चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए सुधा से कहा। हाँ, अभी पापा देखे तो और बिगड़े कि धोती में घी स्याही सब लगाए रहती हो, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में घोंस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में घोंस लिया, गंदी कहीं की, चंदर ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी हैं तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था, और एक और उसके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी कि वह काम में लगता तो भूत की तरह लग जाता था, फिर चाहे उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। उसका कारण एक था, चंदर उन लड़कों में से उसकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होती थी, अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती थी, जिसके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य है। बाहर से चाहे वह जैसा भी हो, अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदार, यह इन लोगों की विशेषता होती है। और सारी दुनिया के प्रति गंभीरता और उच्च श्रृंखला होने पर भी जो चीजें उनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से अपना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतरम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव कराता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर उसने अपने तरीके से वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग अलग होता और
अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनाने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। ये चंद्र सोचता था और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया कि उसने अपने देश, अपने युग, आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसे समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन जाता है तो एक दिन दुनिया उसकी आवाज पर देवता बन सकेगी। इसलिए वह जब भी बैठकर कानपुर की मिलों की मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपर्युक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाले गरीबों और औरतों बच्चों का लेखा जोखा करता था तो उसके सामने अपना करियर, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त जैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता था। बल्कि चंद्र थोड़ा भावुक था। एक बार जब चंद्र ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने से अपना व्यापार फैलाने के लिए किसी तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद उसने राजनीति के कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा था कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए हैं वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे हैं। बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए गुनाहों का देवता। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए आदमी का सुधार होना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक पूरे वैभवशाली समाज में भी आज के से अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसे ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि जिस तरह दुनिया का सपना देखता है वह दुनिया किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने के काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपनी व्यक्ति के संसार में निरंतर रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि उसने अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था। और वह अच्छी तरह समझता था कि इस दुनिया में उसे बढ़ाने में थोड़ी मदद कर रहा है, क्योंकि अपने भी वह सत्य की वह चिंगारी पाता था। इसलिए कभी यह दार्शनिक न होते हुए भी इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे कि एकाग्र उपासना कर रहा हो। वह नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारे पास कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर चंद्र से बोले, चंद्र आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? डॉक्टर शुक्ला ने चंद्र से पूछा। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर, चंद्र आजकल मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यर्थ है, जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होनी है, उसके बाद में तुम्हार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदन ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, यही तो तुम लोगों की खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन संस्कृतियों परंपराओं को तो तुमने बहुत सावधानी से समझने की कोशिश की है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अगर वे आवश्यक नहीं है तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है।
ये जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है, क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है? यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है। बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए गुनाहों के देवता। आगे चलते हैं। अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं ऐसे नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर हिंदुस्तानियों को मिलती तो वे उनका परिपूर्ण दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया कि अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने तो चंद्रगुप्त और अशोक जैसे पैदा किए हैं। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, लेकिन बेटी की कैद भी, बेहास नदियों भी तो एक पीढ़ियों के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा, इससे जाति व्यवस्था का पतन होगा। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता, यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी जरा देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो विवाह की इजाज़त दी जाए। ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय है कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने विवाह के वक्त परिस्थितियों का दोनों के मन पर कितना प्रभाव पड़ा होगा और उसके संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिजेस, प्रेम विवाह को असफल होते ही देखा है। बोले हैं या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, हाँ, प्रेम विवाह तो अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ असफल विवाह नहीं होगा। चंदर ने बहुत सहसा साहस करके डॉक्टर शुक्ला से कहा, ओह, यह सब साहित्य की बातें हैं, समाजशास्त्र की दृष्टि से, यह वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा, खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदन ने अपने टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना इधर उधर ठीक ठीक कर लो काम। अगले इतवार को हमें कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन पर? ट्रेन से चलेंगे। घड़ी देखते हुए अब उन्होंने कहा, जब जरा मैं काम वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा, खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते जाना। लाओ निबंध। वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदन ने उसे टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिले में शिशु मृत्यु उपरांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदन ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदन ने जाने के जरा देर बाद पापा आए और खाने बैठ गए। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झेलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से एक थी। इतनी बड़ी हो जाने के बाद भी दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो अपने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथों से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक है और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना, यह उसके पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर शुक्ला ने अभी 2 कौर ही खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन सा दिन है सुधा? सोमवार को कौन सा दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा।
डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन सी तारीख है? 11 तारीख। सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यहीं तो है। आह, अब तो बिनती 3 महीने तक यहीं रहेगी। पापा, अब बिनती को यहीं बुला लो। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से उसका शादी की क्या उम्र है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है? अब तेरे लिए तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचलकर कहा। तब वह हम बस तो हम पढ़ेंगे, एमए कर लेंगे और फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? सुधा अपने पापा से बोली। पागल नहीं तो कहीं की। बातें तो सुनो इसकी। ला 2 नान खटाई और दो। शुक्ला हंसकर बोला। नहीं, पहले की कबूल तो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे हमारा? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा डलना शुरू कर दिया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए शुक्ला बोले। तेरी सास तुझे देखने आएंगी तो बहुत सी नान खटाई तुमसे बनवा कर खाएंगी, फिर वही बात। सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ब्याह नहीं करूँगी, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा यह कब कहा मैंने? हाँ, ये तो फिर से झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा ये चलो मोहर, ओहर महाराजनी ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई है, मारे दुलार के बरनानी जात है। महाराजनी पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था, और सुधा भी उसकी बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए गुनाहों का देवता। वह लेटी कल रात की वो बात सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आ रहा था। कल गेसू ने कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसू के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा, फिर सब मिलकर खाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। उन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा ने सुन नहीं पाएगी, और गेसू ने भी इतना बुरा माना होगा, और यह सब चंदर की वजह से हुआ है। चंदर हमेशा उसके आने जाने को, उठने बैठने को कतर विरोध करता रहता है। एक बार की बात है, अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से क्या कहा कि चंदर ने उसे पर बहुत बिगड़ गया, और सुधा इतनी रोई थी कि उस दिन से यह बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता तो उससे दुगना सुधा पर रोब जमाता और सुधा को रुला रुला कर मार डालता, और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे, अपना काम करेंगे। सुधा चली गई तो फौरन उसे डांट दिया, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह उठ 8 बजे आए, और जब देखो तो 2 बजे भी जनाव आते हैं या नहीं, और कह गए कि 2 बजे के लिए तो 2 बजे तक सुधा के चैन नहीं पड़ेगा, ना नींद आएगी, ना तबीयत ठीक लगेगी। लेकिन अब ऐसे कैसे चलेगा? इम्तिहान को थोड़े दिन ही रह गए और सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री कविता के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं है। कब से चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा लो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया, और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहा है। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई, और 3 बजे जब गेसू आई तो सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे DMC का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास केरोसिया पड़ी हुई थी। सुधा थी बहुत प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और आमतौर पर उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थीं, और इतनी गोरी कुदरी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए, और मुर्गियाँ होठों पर जाने कैसे अछूता गुलाम मुस्कुराता था, और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी रहती थी। गेसू आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पलंग पर खड़ी रही और फिर अपनी मेज पर मिठाई रख दी, और केरोसिया से सुधा
की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसकी चुटीली डोरे से एक छोर पर बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए में बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा उठो, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बज गए हैं, लाए या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था तुमने रानी? 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। उफ़, सुधा वहाँ झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और जो ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्लू उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो पूछा ही था कि नींद नहीं आए, इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह तो नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अपने बाल खूंटी में बांध लेती हैं। ओफो, सुधा वहाँ झटक कर बोली। मार डाला बेदर्द कहीं की, ये सब अपने अख्तर मियाँ के साथ किया कर। सुधा ने चोटी से डोर हटाते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई थी। अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हो रही है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ है? मियाँ है मियाँ, चोटी ना है ना दाढ़ी। सही दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख लें और मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं? बताओ, कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु, सुनो, इसी मंगल नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, तो वो चली जाएंगी, तब आऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूं? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुंचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो ही। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाई हुई कहा, अभी आए हो तो बैठो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू उर्दू शायरी भी करने लगी है, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया है, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और मर्ज ना लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि चीटे खाएं। देखूंगी और देखूंगी। क्या देख रही है? इधर पिछले 2 साल से इतनी बदल गई है। कितने दिनों से हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो रही है। और वैसे हमेशा हंसती रहे, चाहे कितना भी किस ख्याल में डूबी है हमेशा, गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। तक पगली गई। सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपत मारकर कहा, ये सब तेरे अपने ख्याल ही पुलाव, मैं किसी से ध्यान में नहीं डूबी हूँ, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते हैं सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से सुधा से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक कुछ नहीं छिपाया है, ना शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई ऐसी बात होगी तो तुझसे ज़रूर कहूँगी। और रही बात मोहब्बत की, तो सचमुच मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूँ, गाने लगूँ, पागल हो जाऊँ, यह सब मुझसे नहीं हो रहा है। और यही सब रही कविताओं की बात, तो उनसे की बातें मुझे समझ नहीं आती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा अक्सर कि मेरी नसों को कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरे नाजुक ख्यालों के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है। बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए गुनाहों का देवता। नहीं गेसु बानो, नहीं, इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मैं तुझे नहीं बताती, ऐसा नहीं हो सकता। मन किसी के लिए नहीं झुकता तो क्या खुद नहीं मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो गेसु? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम इससे इल्म में ऊंची हो, मुझसे इल्म में ऊंची हो। तुमने अंग्रेजी शायरी छान वाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे साबिका पढ़ चुकी हूँ, अभी तुम्हें नहीं पढ़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन
अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें पता नहीं होता है। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और जब तक हम जाकर देखते हैं कि हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उसके सहारे आराम में सोते हुए हम अपना सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिखाई देता है कि मैं बेचैन सी हो उठती हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक असरार तेरे दिल को उस जगह छू देते हैं जहाँ उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर रख चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है। कौन जानता है कि तेरे दिल को खुद नहीं पता हो, तेरा दिल खुद तुझसे छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेशु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी, और तकलीफ की क्या बात है, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी उनका इलाज। मुझसे पूछकर क्या करेगी? नहीं, तू बहुत सुकुमार है, तू इन तकलीफों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेशु ने उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए हैं और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेशु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में बस यही सब गूंजता रहता है। आज तक वही तो तू सबको समझती है। इंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे, अब बस उसी का इंतजार कर रही थी। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछा क्या पढ़ाई हुई है? असल में बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो और घर में पढ़ने के लिए मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में BA करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मा ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी, लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया, सुधा बोली। सहसा गेशु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा। सुधा, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, जाने दे, तू पूछो ना। नहीं पूछना क्या, खुद जाहिर है क्या? कुछ नहीं, पूछ लो ना। अच्छा, फिर अभी पूछ लेंगे, अब थोड़ी देर हो रही है। अच्छा, आधा घंटा हो गया है, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेशु को पहुंचाने बाहर आई। अभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेशु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे और हसरत को से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेशु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई ही थी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख गया। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से न जाने क्या खैप खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं याद रहता। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है, और घर पर किससे वह कहे काम के लिए खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए मोहताज रहती है और काम नौकरों से करवा भी लेती है। पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढुलवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबों की नौकर नहीं ला सकता, और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल खड़ी करी और सुधा को चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रही हो? 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे। चंदर ने सुधा से कहा, अभी उन्हीं के यहाँ से आया हूँ, बिसरिया को जानती हो, वही आएंगे। और उनके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में चला गया। वहाँ जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर छुपकर काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी पीने लगा। तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग खराब है। एक
वह एकदम तड़प उठी। क्या करें, वह वैसे चंदर से कितना ही ठीक क्यों ना हो ले, चंदर गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप जाती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन चंदर अंदर ही अंदर इतनी परेशान हो उठती थी कि वह बस कई बार किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपने चार्ट से निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई। फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब वह अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब को बंद रख दी और ड्राइंग रूम में चली गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गया तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, चंदर क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा, क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गई हो क्या तुम? हम क्या करें, तो हमारा स्वभाव ही ऐसा है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा करते हैं। सुधा के गाल पर दो बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत खराब है, बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। हमने तुमसे कहा है कुछ, क्या कह लेते तो हमें संतोष रहता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत किया करो, मगर तुम तो गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, मन मन में छिपाने लगते हो। इसी बात पर तो हमें रुलाई आ रही है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं है और हम गुस्सा भी नहीं है। पता नहीं क्या मन में बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सकते हो तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ इतना? कभी तुमसे कोई बात छिपाई क्या? जाओ अच्छी लड़की की तरह मुंह धोआओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात है? कोई एक बात हो तो बताओ। पता नहीं, तुम्हारे घर से गए तो एक ना एक ऐसी बात हो जाती है कि मन उदास हो जाता है। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। सुधा ने कहा, बात यह हुई कि हमारे यहाँ से मैं घर से खाना खाने गया था। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब आए हुए हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब मैं बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह कराने के लिए लाए थे और साहब मेरे होने वाले ससुर थे। जब मैंने इनकार किया तो बहुत बिगड़ गए और बोले कि हम आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली हैं ना, और वे चाहती हैं कि मैं घर लौटूं ही नहीं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे। मैंने देखा कि जिसकी शादी हुई है वह भी सुखी नहीं है। सभी का भविष्य बिगड़ गया है। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की होगी, क्या होगी। तो उसमें क्या, पापा से कहो लड़की को जरा देख लें, हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छा तो कर लो ना चंदर, फिर यही रहना, हमें अकेले नहीं रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो, जिंदगी निभानी है कि कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह करे तो माने भी, तो उसी से कर लो जिससे तुम प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो चुप क्यों हो गए? अच्छा तुमने किसी को प्यार किया है क्या चंदर? सुधा ने चंदर से पूछा। क्यों बताओ ना। शायद नहीं, बल्कि बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे। सुधा बोली। क्यों, ये बात कैसे सोच रही थी तुम? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े ही छिपाते, हम जरूर बताते, और नहीं बताते तो हम समझ जाते कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया है। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों? सुधा, यह
बात तुम्हारे मन में कैसे उठी? चंदर ने सुधा से पूछा। कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी, वह बोली, सुधा तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह भी होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा तो तूने क्या कहा? तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली तो तू अपने आप से छिपाती है। तो हम मन ही मन सोचने लगे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी किसी से प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन अभी तक कोई बात नहीं छिपाता है। अगर कोई बात छिपाई भी होती तो हमने जो तुम्हें बता देती। फिर हमने सोचा शायद अभी हमने प्यार नहीं किया है और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए। अभी मेरे दिमाग में आया कि शायद मैंने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, लेकिन फिर हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो कभी हमने प्यार व्यार तो नहीं किया है ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया। चंदर बोला, तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया होगा। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांसें ली और बोली, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर बस तुम इतने दुखी हो गए? हो जाने दो नाराज। पापा तो अभी क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते हैं? तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं, लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो गया है ना। उसके बाद बिसरिया के यहाँ बिसरिया ने बहुत कुछ बड़ी कविताएं सुनाई और मन भारी हो गया। चंदर ने कहा।